नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष देवांगन जी। आशुतोष जी का इस बार 5th रैंक 2020 का जो सीजीपीएससी का परिणाम आया था, आपको प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। तो आशुतोष जी के साथ आप जान रहे हैं दोस्तों, एक सीरीज आशुतोष जी ने शुरू की है और जिसमें आशुतोष जी ने 3 ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं, इंग्लिश के ऊपर, हिंदी के ऊपर, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के ऊपर। तो आज आशुतोष जी का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और मंच आपके हवाले। धन्यवाद सर। सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो सीरीज में हम आज चौथा वीडियो लेकर आए हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर में है। इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वास्ट है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे अपने प्रेजेंटेशन की ओर आते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो वेटेज है हमारा 75 मार्क्स का है और 75 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस के बाद सिलेबस, देन स्टडी मटेरियल। मैंने जो प्रीफर किया था प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आती है जिसमें पूरा इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है और मार्केट में मैक्सिमम अभ्यर्थियों द्वारा यही किताब प्रीफर की जाती है जो सबसे बेस्ट है। कम पढ़ के आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं तो उस बुक को आप जरूर प्रीफर करिए। स्पेक्ट्रम और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस की बुक भी आती हैं, पर मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस के लिए आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और इसका वेटेज उस हिसाब से कम है, तो आप ऐसी बुक को पकड़िए जिसमें आपका कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकल सके। फिर जैसा कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एनालिसिस, जो लास्ट 2 इयर्स का जो मार्किंग स्कीम रहा है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रहेगा। देन नोट्स मेकिंग, आप किन किन चीजों को जोड़ें और कैसे करें। देन प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो जैसा हर वीडियो में रहता है वही सेम सीक्वेंस हमारा इसमें भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब देखते हैं स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन हिस्ट्री। देखिए, सम एरियाज, मतलब आप अगर देखेंगे, जब मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहां से हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एक भी साल उसको मिस नहीं करता है। उस टॉपिक से छोटा या बड़ा ऐसा क्वेश्चन श्योर शॉट आपको आना ही आना है, तो उनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर इसका एक तो सिलेबस बहुत लार्ज है, तो लार्ज सिलेबस से आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें समय व्यतीत करना पड़ता है, उस हिसाब से उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है। फिर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर वही बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप जितना एनर्जी, टाइम, मेहनत इस सब्जेक्ट को लगा रहे हैं पढ़ने में, पूरा करने में, ये एक 200 नंबर का जो पूरा एक पेपर होता है आप लोगों का, उसके बराबर आपको मेहनत मांगता है जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है। लेकिन आप लोग का नंबर का इसका वेटेज सिर्फ 75 है, तो आरओआई इसका बहुत कम है, लो आरओआई। तो आपको इसमें क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिकली, जो स्ट्रेटेजी रणनीति की बार बार कही जाती है, तो आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सके ऐसा आप स्ट्रेटेजी बनाइए और उस हिसाब से इसमें टाइम लगाइए। फिर क्वेश्चन वही वेल डिफाइंड पैटर्न के रहते हैं और इसमें आप, जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है कि ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं या सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप एवरेज मार्क्स जो 75 नंबर हैं उसमें से कम आप लगभग 35 से 40 मार्क्स जरूर स्कोर करने की कोशिश करिए और बाकियों में आप इसको कवर अप करिए। जो इस पेपर के जो बाकी 2 पेपर हैं, बाकी 2 पार्ट हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसको आप जरूर अच्छे से करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए डिसेंट मार्क्स का। देन आते हैं हम सिलेबस डिस्कशन में। अब सिलेबस देखिए, मैंने इंडियन हिस्ट्री तो एक पार्ट है, फिर मैंने आप लोगों के इजी करने के लिए इसको पूरा और सेग्रीगेट किया है एंशिएंट, मेडिवल एंड देन मॉडर्न में। ऐसे ही आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी पाएंगे कि सबका कितना कितना मार्क्स पूछा गया है और उसका टोटल मार्क्स हर एक सेक्शन का कितना है। तो मैंने इंडियन हिस्ट्री के एक सेक्शन को और 3 सेक्शन जो एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल है इसमें डिवाइड किया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखिए प्री हिस्टोरिक एज, इंडस, ये देखिए इंडस, वैदिक, जैन और ये बुद्ध।
ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद आता है मगध एम्पायर, फिर मौर्यन पॉलिटी, मौर्य इंपॉर्टेंट है, देन गुप्ता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन गुप्ता वाकाटक पीरियड, ये आप लोग अच्छे से करिए, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं, ये जरूर पढ़ना है आपको, लेकिन उतना ज्यादा क्वेश्चन इससे अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, जो लिटरेचर साइंस वाला है, इसको आप अच्छे से करना, हर चीज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए गुप्त वाकाटक पीरियड का। देन मेडिवल हिस्ट्री, इसका पार्ट छोटा दिखता है लेकिन है बहुत वास्ट। इसको भी सल्तनत, मुगल, तो ये जो सल्तनत और मुगल है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर और अदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको आप अच्छे से करिए। विजयनगर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। भक्ति और सूफी से आप लोग रेगुलरली क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटली पूछा जाएगा या हर साल दोनों में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भक्ति और सूफी को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो साहित्य के स्थानीय भाषाओं में जो विकास हुआ है, ये सल्तनत काल या मुगल काल से ही शुरुआत हुआ है, मेनली सल्तनत काल से हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर मराठास, जो मराठा एम्पायर जो मिडिवल हिस्ट्री में जो उदय हुआ था और इसके क्या क्या प्रमुख अचीवमेंट्स थे, ये सब आपको जरूर देखना चाहिए। देन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आप देखेंगे कि इतना बड़ा है और इतना वास्ट है कि अपने आप में एक अलग सेक्शन बनने लायक इसका सिलेबस है। तो इसमें आपका यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत के आजाद होते तक का हर चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप इसमें तैयारी करिए कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा स्कोर और ज्ञान आप ले सकें। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोपियों का आगमन, फिर जो ब्रिटिश प्रधानता संप्रभुता जो प्रभुत्व स्थापित हुआ है उसके वो कैसे हुआ, फिर उनके जो वॉर्स, डिप्लोमेसी, फिर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी, फिर लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, आप ये तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा भी एक दो जो कोई रीजनल सिस्टम और सिलेबस में दिया हो उसको आप अच्छे से करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये एकदम फिक्स है, आप आधा से पौन पेज का आप इसमें प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको आउटपुट देगा ही देगा। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो हम संविधान वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं। फिर सोशल रिलीजियस, जो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना, रामकृष्ण, इसको भी आप जरूर तैयार करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर राष्ट्रीयता का उदय, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 क्रांति, फिर होम रूल, क्विट इंडिया, फिर जो अलग अलग जो मूवमेंट्स थे जिसमें आप देख सकते हैं ये वर्कर्स के और कृषकों के और ट्राइबल मूवमेंट्स जो हैं, ये सब जरूर पूछा जाता है। फिर दलित उत्थान के लिए जो मूवमेंट्स हुए, मुस्लिमों के लिए अलीगढ़, फिर आईएनए जो था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसका क्वेश्चन, फिर ये इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया और देशी रियासतों का विलीनीकरण, इतने सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो अभी आपने सिलेबस डिस्कशन देखा, मैंने पिछले 2 पेज इसमें किया है, इससे ही आपको अनुमान लग जाएगा कि ये सच में बहुत भारी भरकम सिलेबस इसमें दिया हुआ है और वेटेज सिर्फ 75 मार्क्स का है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ये एनालिसिस वाला पार्ट। मैंने आप लोगों के बेहतरी के लिए और सुविधा के लिए एनालिसिस में भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले आते हैं एंशिएंट वाले पार्ट में, जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो स्टोन एज वगैरह जो रहता है, ये सिलेबस में है तो जरूर, लेकिन पिछले 2 बार से इससे सवाल नहीं पूछे गए हैं। फिर इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में और 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे सन 2020 के पेपर में। फिर वैदिक सभ्यता से सवाल नहीं पूछे गए। फिर जैनिज्म से 2019 में सवाल नहीं था, 2020 में 2 नंबर के सवाल पूछे गए थे। फिर बुद्धिज्म, आप दोनों बार देख सकते हैं, ये बौद्ध से रिलेटेड दोनों वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में तो बुद्धिज्म से रिलेटेड 15 मार्क्स का जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, 2 में से 1 करना रहता है, जो सिलेक्शन वाला और वाला, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था बुद्धिज्म से।
फिर मॉर्गन पॉलिटी, जो अशोक से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था सन 2020 में। फिर मैंने जैसा आप लोगों को बताया ही था कि ये जो सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस इन गुप्त वाकाटक, इससे आप देख सकते हो 2019 में 8 और 2020 में भी 10। तो ये आपका नहीं छोड़ने वाला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। 4-5 चीजें ही हैं जिसको आपको पढ़ना है और इससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, और ये मेजर डायनेस्टी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में और 33 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। तो इतना आपके पास में स्कोप है, मतलब लगभग 30 से 35 नंबर के सवाल इससे पूछे ही जाएंगे। आप जब वीडियो देखेंगे और तीनों सेक्शन का टोटल करेंगे तो 75 से एक्सीड कर जाएगा। 75 से एक्सीड इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 15 मार्क्स के जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं उनको मैंने 2 अलग अलग बार जोड़ दिया है, इसलिए वो 75 मार्क्स से एक्सीड करेंगे। लेकिन आप लोगों को सॉल्व एक ही करना होता है, और क्योंकि उस सेक्शन से पूछा गया था 15 नंबर का सवाल, तो उस सेक्शनल वेटेज में इसको इंक्लूड किया जा सकता है, इसलिए मैंने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरा का पूरा इंक्लूड किया है। तो आप इसको जरूर देखिए कि एंशिएंट से 35 और 33 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। देन हम आते हैं अब मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। इसमें सल्तनत में 10 नंबर के सवाल पूछे गए थे। फिर मुगल में देखिए, मुगल में दोनों साल सवाल पूछे गए हैं, 2019 में 4 मार्क्स और 2020 में 10 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भक्ति आंदोलन से 2020 में 4 मार्क्स, सूफी से 2 मार्क्स, ऐसा रहा है। फिर मराठा से रिलेटेड 4 मार्क्स के सवाल इसमें पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली कि यहाँ पे जो मध्यकालीन इतिहास है इसका जो टोटल मार्क्स में जो वेटेज है वो बहुत कम है। 2019 में 16 अंक और 2020 में सिर्फ 20 अंक। तो 15 से 20 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें मध्यकालीन इतिहास में। उसमें भी आप देखेंगे कि ये सल्तनत, मुगल, भक्ति, सूफी और ये मराठा, इतने ही आपको पढ़ने हैं और आप 15 से 20 नंबर अपना सुनिश्चित कर सकते हैं इस मेंस परीक्षा में। दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ भी उठाइएगा। ये सिर्फ अपने तक इस ज्ञान को मत रखिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिए इसे। देन आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। तो 2019 में यूरोपियों के आगमन से 2 नंबर के प्रश्न, फिर जो ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ था उससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उससे 4 नंबर के क्वेश्चन। आप देखेंगे कि 2020 में पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। यहीं से सवाल नहीं पूछा गया है, सीधा पूछा गया क्या, प्रार्थना समाज से सवाल पूछा गया है 2020 में, जबकि 2019 में से सवाल नहीं पूछा गया था। फिर काकोरी कांड, काकोरी कांड एक क्रांतिकारी आंदोलन में इंक्लूड होता है इसका सिलेबस। ये रेड कलर में जो मैं आपको दर्शाता हूं, हमेशा ध्यान रखिए, इस सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2019 में ये 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और 2020 में इसे सवाल नहीं आया था। देन इस तरफ देखें, राइज ऑफ नेशनलिज्म, 2019 में सवाल नहीं पूछा गया, 2020 में 2 अंक। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 2020 में 4 अंक। होम रूल लीग, अब आप देख सकते हो खुद ही कि ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि 4 नंबर के भी सवाल और 8 नंबर के भी सवाल, तो दोनों साल इससे सवाल पूछे गए। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे सीधा सीधा 15 नंबर के सवाल पूछे गए। फिर सीधा सीधा आप नीचे आइए, दलितों के उत्थान के लिए जो आंदोलन चला उससे 2 नंबर के सवाल, फिर इंडियन नेशनल आर्मी के 2 नंबर के सवाल, और स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हमारा जो शुरू होता है बंगाल विभाजन के आसपास, और जो 1920 का था गांधी जी का जो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें भी ये स्वदेशी आंदोलन था। तो इसको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स का 2020 में। फिर बटलर समिति, इससे भी 4 नंबर के सवाल पूछे गए थे। तो 2019 में 31 मार्क्स और 2020 में 43 मार्क्स, ये जो वेटेज रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो
ये स्लाइड और पिछला स्लाइड देखने से आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों प्रिपेयर करें तो आपका स्कोर जरूर ही मैक्सिमाइज होगा, और इसी से ही आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और इसमें डिसेंट स्कोर की बात जो मैंने कही है उसको अचीव कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का इसमें वेटेज सच में कम है, तो उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन आप उसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ के कम समय में ज्यादा अच्छे नंबर लेके आइएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में ये जो समरी नोट्स लिखा है इसको आप विशेष ध्यान दीजिए, और इसका उपयोग क्या होता है एग्जाम डे के दिन। तो जो समरी नोट्स होते हैं, अब ये क्या होते हैं इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जब भी आप कोई भी कोचिंग में या किसी भी किताब से आप पहली बार पढ़ते हैं तो वो बहुत लॉन्ग नोट्स होते हैं, उसे आप पैराग्राफ में लिखते हैं, बड़े बड़े एक एक छोटा छोटा चीज को भी आप पैराग्राफ में लिखते हैं। लेकिन बार बार जब आप रिविजन करते हैं तो आपको लगता है कि इसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे कम शब्दों में भी या कुछ सेंटेंस में भी पढ़ा जा सकता है। तो सेकेंड टाइम में आपको जो बनता है वो सेंटेंस वाइज वाला नोट्स। सेंटेंस वाइज वाले नोट से पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इस सेंटेंस में भी तो सारे शब्द इंपॉर्टेंट नहीं, हर सेंटेंस में एक या दो कीवर्ड होंगे, वो कीवर्ड ही आपको पढ़ना है। फिर आप बार बार रिवीजन से आप इतना अच्छा रिवीजन कर चुके होते हैं, इतना अच्छा पकड़ बना चुके होते हैं सब्जेक्ट में कि आप कीवर्ड से ही पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की काबिलियत डेवलप कर लेते हैं। ये हर एक अभ्यर्थी के अंदर ये काबिलियत होती है, कोई ऐसा विशेष इसके लिए आपको टैलेंट वैलेंट की जरूरत नहीं है, बस बार बार रिविजन करने से ही ये चीज आप अचीव कर लेंगे। तो ये समरी नोट जरूर बनाइए, सारे सेक्शंस का बनाइए इसमें, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा लार्ज है, और ज्यादा लार्ज सिलेबस को आप एग्जाम डे में रिवाइज नहीं कर सकते। तो जब एग्जाम करीब आ जाता है और सेकेंड डे में इसका एग्जाम होता है, तो जो फर्स्ट डे का जो नाइट रहता है उसमें आप यही समरी नोट्स को ही उठा के आप कीवर्ड्स को पढ़ के पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें समरी नोट्स का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, और जरूर बनाइए। आप सभी पेपर में बनाइए, लेकिन हिस्ट्री के लिए तो जरूर बनाइए, बिल्कुल मत चूकिएगा। और हिस्ट्री जो है, जो पास्ट की जो घटनाएं हैं उसका एक कहानी है, उसका जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, तो हर चीज का अपना एक स्टोरी के रूप में उसको स्टडी करके रख लीजिए। वो स्टोरी आपके माइंड में रहना चाहिए, और ऐसे रहना चाहिए कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें कनेक्ट हो जाए, और वो स्टोरी आपके जो समरी नोट्स के जो कीवर्ड्स हैं वो देख के भी आपको याद आ जाने चाहिए। फिर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट ही आपको रियल टाइम सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता है, और आप डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे। रिवीजन, रिवीजन तो एक सफलता की पूंजी ही है, तो रेगुलरली आपको रिवीजन करना ही चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा वीक है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उसे बार बार रिवीजन करिए, और आखिरी समय में समरी नोट से रिवीजन करने का प्रैक्टिस करिए, ताकि समरी नोट्स को देख के भी जो तैयारी आप करते हैं या चीजें जो रिकॉल हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली सिर्फ एग्जाम डे में ही आप समरी नोट्स खोल के देखेंगे तो हो सकता है कई सारी चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाए, इसलिए समरी नोट्स को आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अंतिम समय में ऐसा ना लगे कि समरी नोट्स का कोई उपयोगी ना हो पाए। फिर ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन को मैं हमेशा ही फोकस करता हूँ, तो डिस्कस कर करके अपने साथियों के साथ 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, और डिस्कस कर करके सब चीजों को आप रिवाइज करिए, और बिल्कुल फिर याद भी हो जाएगा। और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पिछले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किए हैं उसको आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैंने बार बार कहा है, वो जो एनालिसिस वाला भाग है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए।